साथियों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको एक जरूरी सूचना दे देते हैं। देखिए, एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि आपका बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो 26 नवंबर से होगा। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट है CSBC का, उसमें देखिए लास्ट अपडेट यही है कि आपका जो पेपर हुआ था 1 अक्टूबर को, और जो पेपर था 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को, इसको स्थगित कर दिया गया है, और 1 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, और जब भी एग्ज़ाम डेट आएगा सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिस में पता चलेगा। और ये जो नोटिस वायरल हो रहा है ये बिल्कुल फेक है। जो आपका पहला वाला नोटिस था जिसमें बताया गया था कि आपका एग्ज़ाम डेट जो है 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को है, बस उसी को एडिट कर दिया गया है। ठीक है, तो अफवाहों से बचे। जैसे ही नोटिस आएगा मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। ठीक है, तो वो सब अभी साइड में रखिए, अभी अपना केवल पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल नए सिरे से आपका होगा। जिनका भी 1 अक्टूबर को पेपर था, 7 अक्टूबर को था, 15 अक्टूबर को था, वह सभी अभी कैंसिल हो गया है। अभी नया एग्ज़ाम डेट आएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। जब तक आपका नया एग्जाम डेट नहीं आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे। 1 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था बिल्कुल पेपर वैसे ही बनेगा। तो अब 1 अक्टूबर के पेपर के आधार पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन को देखना है, हर एक क्लास को देखना है। देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखिएगा, दूध के फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक एसिड। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल। याद रखना, दूध में लैक्टिक एसिड ही पाया जाता है, और दूध के फटने पर भी लैक्टिक एसिड ही आपका उत्पन्न होता है। आज का अगला क्वेश्चन है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है, यानी एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, याद रखना, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट है, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, तने की कटाई या तना काट का उपयोग, ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि तना काट आमतौर पर किस फसल के लिए उपयोग की जाती है, या तो ऐसे शुद्ध भाषा में भी पूछ सकता है कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से पुनः उगाने के लिए किया जाता है, किसको, तो याद रखिएगा गन्ना को। गन्ना यानी शुगर कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। तो देखिएगा, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग किसमें होता है, तो याद रखिएगा सौर लालटेन में। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर लालटेन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे किसके प्रबल स्रोत होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके लिए केवल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्लास में लेकर अब आएंगे। अब देखिए, संतरे किसके प्रबल स्रोत होते हैं, तो भाई याद रखिएगा, संतरे में क्या पाया जाता है साथियों, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, एसिड पाया जाता है, तो भाई विटामिन सी पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत यानी गैल्वेनाइज्ड लोहा या फिर लोह चादरों पर निम्न में से किसकी परत चढ़ी होती है। अब देखिए, गैल्वेनीकृत लोह चादरों पर किसकी परत चढ़ी होती है, तो याद रखिएगा जस्ता का, जस्ता यानी जिंक का। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। अगला क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। तो देखिए, वाशिंग सोडा का आपको क्या बताना है, यहाँ पर रासायनिक नाम बताना है। ठीक है, क्योंकि ये तो सामान्य नाम है वाशिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, ऑप्शन नंबर सी। और इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, याद रखना। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या है, यानी आपको PSLV का फुल फॉर्म बताना है। तो देखिएगा, फुल फॉर्म से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे 1 अक्टूबर को। ठीक है, क्योंकि आपको 1 अक्टूबर को UNDP का फुल फॉर्म पूछा था, जो कि होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यानी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है। तो देखिए, PSLV बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है। देखिएगा, लालू लीला इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो भाई लालू लीला नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो सुशील कुमार मोदी ने। याद रखना, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुशील कुमार मोदी। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है।
तो देखिएगा साथियों, भाखड़ा नांगल परियोजना ये किस नदी पर अवस्थित है? तो देखिए करेक्ट आंसर है सतलज नदी पर। ठीक है, सतलज नदी करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? यह क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ध्यान से देखिएगा, पंडित नेहरू ने। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। राइट है ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है बिहार बंधु। देखिए बिहार बंधु समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ था? तो साथियों बिहार बंधु समाचार पत्र ये कब प्रारंभ हुआ था? तो 1874 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है किस देश से? तो देखिएगा, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड के संविधान से। आगे देखिएगा, आज का अगला क्वेश्चन है, बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? यानी बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना, बिहार का जो सबसे ऊंचा चोटी है वह साथियों सोमेश्वर की पहाड़ी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना सोमेश्वर की पहाड़ी। चलिए आगे देखिएगा, किसने कहा था फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो देखिए, फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इस कथन को कहा था नेपोलियन ने। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन। नेक्स्ट है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो भाई देखिएगा, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893 में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। कहां पर? तो शिकागो में। याद रखना। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? तो साथियों राजनीतिक दल को। ठीक है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। आगे देखिएगा, कांवर झील कहां पर स्थित है? तो देखिएगा, कांवर झील ये कहाँ है? तो बिहार के बेगूसराय जिला में। याद रखिए, बिहार के बेगूसराय जिला में कांवर झील स्थित है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, ग्रहों की गति का संचालन होता है किसके द्वारा? तो साथियों ध्यान से देखिए, ग्रहों की गति का संचालन किसके द्वारा होता है? तो केपलर नियम के द्वारा। ठीक है, और वैसे भी ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था? तो केपलर नहीं दिया था। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर के नियम द्वारा। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय शासन लागू किया गया है? तो देखिए, बिहार में अब तक जो है ना, कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, 8 बार। यहां पर एक चीज आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछे ओवरऑल पूरे इंडिया में भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो याद रखिएगा पंजाब में। और कब? तो 1952 में। एक चीज और याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, आर्टिकल या अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो देखिए, राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त करने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता ये कौन करता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री। राइट है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो देखिए, महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 165। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो साथियों देखिए, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? यानी बिहार का कौन सा वो जिला है जिसकी सीमा नेपाल देश और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो याद रखिएगा किशनगंज जिला। बिहार का किशनगंज जिला जो है ना। निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो देखिए, सौर मंडल में नक्षत्र भी होते हैं, धूमकेतु भी होता है, उपग्रह भी होता है, लेकिन ताराकार आपने कभी सुना है कि सौर मंडल में ताराकार होता है? तारा होता है,
लेकिन ताराकार तो नहीं होता है। राइट है ऑप्शन नंबर सी, ताराकार। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो कि 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क परियोजना है, यानी राजमार्ग, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राजमार्ग से। आज का अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके, देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतम मुहरें निर्मित है किससे? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो अधिकतर मुहरें मिली है वो किससे निर्मित है? तो याद रखिए सेलखड़ी से। राइट है ऑप्शन नंबर डी, सेलखड़ी। किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो भाई किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो याद रखिए ये कहा था अरस्तु ने। राइट है ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो भाई देखिए इनमें से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज भी है, ग्लाइकोजन भी है, ग्लाइसिन नहीं है। तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइसिन। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? अब पानी से जो बुलबुला बनता है उसमें चमक होती है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि वह चमक जो होती है वो किस कारण से होती है? तो देखिए राइट है प्रकाश के पुनः आंतरिक परावर्तन के कारण, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो देखिएगा जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से। राइट है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो साथियों देखिए कश्मीर घाटी जो है ये निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच में है? तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? आप देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको बिल्कुल याद रखना है 40। राइट है ऑप्शन नंबर बी 40। अगला है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो साथियों देखिए सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता में स्थित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता के दमदम में। चलिए नेक्स्ट है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो देखिए जल चक्र में वर्षण भी होता है, बाष्पीकरण भी होता है, संघनन भी होता है, संचलन नहीं होता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, संचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है? आर्टिकल 56। तो देखिए मैंने आपको कई बार पढ़ाया पॉलिटी के क्लास में कि साथियों संविधान का अनुच्छेद 52 से 61 केवल भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, लेकिन अनुच्छेद 56 जो है ये भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? है ना, मुंगेर, बिहार की मुंगेर थी। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा देवपाल, है ना, पाल शासक देवपाल की जो राजधानी थी वो बिहार के मुंगेर में थी। ऑप्शन नंबर भी राइट होगा। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? तो देखिए दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला जो सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो शेर शाह सूरी ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो याद रखिएगा चेरो शासकों से, है ना, चेरो शासकों से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला, चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? अब देखिए चौसा का युद्ध हुआ था साथियों शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, ठीक है, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। यह युद्ध हुआ था कब? तो 26 जून 1539 को। राइट है ऑप्शन नंबर ए। आगे अगला क्वेश्चन है, देशबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो देखिए देशबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास, है ना, जिन्होंने कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता की थी बिहार में। याद रखना। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपसे पूछा है जो कि होता है गुजरात। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। आज का अगला क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य में जस्ता प्रचुर परिणाम में पाया जाता है या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें जस्ता सबसे अधिक पाया जाता है? तो राजस्थान में। राइट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मीन लियो मेस, ये क्या है? मीन लियो और मेस
ये क्या है? तो साथियों मीन, लियो, मेष क्या है? ये तो एक राशियां है ना, ये तो राशियां हैं, ठीक है। जिस तरह कुंभ, सिंह राशि होता है, उसी प्रकार मीन, लियो, मेष ये भी राशियां हैं। राइट है ऑप्शन नंबर डी। याद रखना राशियों की कुल संख्या 12 है ना, 12 प्रकार की राशियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो देखिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूकंप के झटके को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है साथियों। चलिए अगला है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो देखिए अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो राइट है साथियों चाणक्य ने। राइट है ऑप्शन नंबर सी चाणक्य। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है? यानी इनमें से कौन सी रेखा है जो दो देशों के बीच की सीमा रेखा नहीं है? चलिए देखते हैं। तो सबसे नीचे से शुरू करते हैं। तो डूरंड रेखा ये साथियों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम है। रेड क्लिफ लाइन ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का नाम है। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच सीमा का नाम है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा ये तो दो देशों के बीच सीमा निर्धारण रेखा नहीं है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? 1 अक्टूबर में भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा था, आपसे पूछा था इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है, ऐसा पूछा था। आज मैंने आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन सेट किया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं, अप्रत्यक्ष कर है ना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिएगा इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ आपको साथियों ऑप्शन नंबर बी में उत्पाद शुल्क दिख रहा है जो कि अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। देखिए उत्पाद शुल्क को याद रखना आप लोग, यहाँ आबकारी है ना, आबकारी शुल्क भी कहा जाता है, आबकारी, ठीक है, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत के विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती है, ठीक है। चलिए तो आज का अगला क्वेश्चन है ये रहा स्क्रीन पर, पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, पोत भंजक उद्योग में सबसे आगे है गुजरात। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। तो आज के क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 जीके जीएस के क्वेश्चंस आपको करवाएं। क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। बहुत ही जल्दी आपको अगला सेट मिल जाएगा, शाम में लाइव क्लासेस भी चलेंगी। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना, इससे सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। तो जय हिंद साथियों, वंदे मातरम सभी को।